हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अल्फाला एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत इस तरह से किए थे कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है मूवमेंट, और किस टाइप का ग्रोथ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ये टॉपिक क्लियर करने के बाद फिर हम लोगों ने यहीं से मूवमेंट एंड रिस्पॉन्ड की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाया था। फिर ये हम लोग क्लियर करने के बाद फिर मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको डिफाइन किया था कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देन इसके बाद मैं बात करूं आप लोगों को, तो इसके बाद मैंने और क्या क्या बताया था। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद फिर हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड के बारे में कुछ बातें की थी। तो सब टॉपिक को धीरे धीरे करके एक बार रिवीजन कर ले अपने माइंड में आप लोग। और फिर मैंने बताया था कि ह्यूमन के अंदर दो टाइप का कंट्रोल सिस्टम होता है। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं केमिकल कंट्रोल, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं नर्वस कंट्रोल। और जो ह्यूमन है उसमें जो दोनों टाइप का होता है, इसे ही हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और एंडोक्राइन से पहले न्यूरो लगाते हैं, मतलब कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया था। प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन सिर्फ होता है, एनिमल्स के अंदर बोथ कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग जो एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे वो बोथ पढ़ेंगे, और प्लांट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, जिसे हम लोग हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। तो यहां तक हम लोग चेक कर लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने बताया था कि स्टिमुलस किसे कहते हैं। ये बाहर का कोई चेंज होता है जिसके वजह से बॉडी हमारा रिस्पॉन्ड करता है, इसे हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। ये स्टिमुलस का हमने डेफिनेशन आपको बताया था, और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको लिख कर दिया था। उसके बाद रिसेप्टर किसे कहते हैं? तो रिसेप्टर वैसे ऑर्गन्स या ग्लैंड्स या टिश्यू या बंच ऑफ टिश्यूज होते हैं जिस पर कोई भी बाहर का या इंटरनल इन्वायरमेंट का असर पड़ता हो। जैसे मेरा हाथ है, तो ये मेरा हाथ अगर यहाँ पर टच हो रहा है और यहाँ पर हम लोग को हीट का फीलिंग हो रहा है, तो ये मेरे लिए क्या काम किया? तो ये मेरे लिए रिसेप्टर्स का काम किया। तो ये याद रखना कि ये जो मेरा हाथ का स्किन है ये रिसेप्टर्स की तरह काम किया है। तो इतना आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं वो है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, वैसा सिग्नल जो बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करता है। किसके थ्रू ट्रांसमिट करता है? तो न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिट करता है। कहां से कहां तक? तो डेंड्राइट से लेकर एक्सॉन टर्मिनल तक। फिर वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्स में जाता है, और साइनैप्स क्या है? एक जंक्शन है जो नॉब को कब से जोड़े, मतलब कि प्री साइनेप्टिक नॉब को पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जोड़ेगा। वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। अब इसके अंदर जो आप लोगों का इंपल्स जनरेट होता है वो आप लोग का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। ये आप लोग का क्लास 10th में दूर दूर तक नहीं है, इसीलिए इसके बारे में आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद का टॉपिक मैंने बताया था इफेक्टर किसे कहते हैं। इफेक्टर वैसे ग्लैंड्स, ऑर्गन्स या बंच ऑफ टिश्यूज को कहते हैं जिस पर वो काम करने का असर पड़े। मतलब ये समझो बाबू कि अगर मैंने हाथ यहां रखा, ये हाथ मेरा फील हुआ कि ये बहुत गर्म है, तो ऑटोमेटिक मेरा हाथ ऐसे उठ जाएगा। तो ये जो रखे थे उस वक्त ये रिसेप्टर का काम किया था, और फिर इसके बाद इसके अंदर से सेंसरी न्यूरॉन मेरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर मोटर न्यूरॉन क्या किया कि उस वही इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाया कि अब आपको डिसीजन क्या लेना है, और मेरा हाथ अब जो है वो इफेक्टर की तरह काम किया और वो हाथ ऐसे हट गया। तो ये हम लोग को इफेक्टर, रिसेप्टर्स और इंपल्स, ये तीन का डाउट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने आगे अपना जर्नी को बढ़ाया था। तो इसमें हम लोग पढ़े थे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि कैसा होता है। साइटॉन किसे कहते हैं, सेल बॉडी किसे कहते हैं, आपको दोनों पता होगा, दोनों का एक ही नाम होता है। डेंड्राइट्स किसे कहते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल किसे कहते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स किसे कहते हैं, जिसे न्यूरोफिब्रिल्स भी कह सकते हैं। और उसके बाद राइबोसोम जो निजल्स ग्रेन्यूल के फॉर्म में होता है, उसके बाद का पोर्शन पे आते हैं। तो माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड शीथ एक होता है। तो जो माइलिनेटेड शीथ रहता है तो उसे हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। उसके अंदर आपका श्वान सेल होता है। फिर बीच का गैपिंग को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। लास्ट का पार्ट को एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये सभी चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। न्यूरॉन्स का जो अगर हम लोग देखें कि साइज कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर तक का साइज होता है। इसके अंदर सेंट्रियोल क्या होता है? तो सेंट्रियोल इसके अंदर एब्सेंट होता है, जिसके वजह से सेल डिवीजन न्यूरॉन के अंदर कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सब आपको याद रखना है। और एक और बात याद रख लेना कि डेंड्राइट क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और जो नॉब होता है जिसे हम लोग एक्सॉन टर्मिनल का नॉब कहते हैं, वो क्या करता है कि वो इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करता है। उसके बाद हमने बताया था कि तीन टाइप का न्यूरॉन्स होता है। पहला होता है वैसा न्यूरॉन्स जो सेंस करे,
मतलब कि जो इंफॉर्मेशन को या सेंसेशंस को अपने से लेकर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाए, मतलब ये है कि अपने अंदर से जो इंफॉर्मेशन को लेता हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजे, तो उसे हम लोग कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन, या उसे ही हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था कि मोटर न्यूरॉन किसे कहते हैं। मोटर न्यूरॉन उस न्यूरॉन को कहते हैं जो ए मैसेज को चेंज करे, मतलब कि सेंसरी अगर इधर से ऐसे आया, ये इंफॉर्मेशन लेकर आया, तो यहां पर ये क्या होगा कि यहां पर है ना, ये इंफॉर्मेशन वापस चला जाएगा। तो जो सेंसरी लेकर आया वो इंफॉर्मेशन पिक किया, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, यही इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएगा जो डिसीजन सीएनएस ने लिया उस बेसिस पर। अब इन्हीं दोनों के बीच में एक और न्यूरॉन्स पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन क्या करता है, तो वो एक जंक्शन बनाता है, एक पैसेज बनाता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मतलब कि सेंसरी से मोटर में जाने के लिए एक जंक्शन से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे हम लोग इंटर न्यूरॉन या कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पैसेज बताया था कि सबसे पहले स्टिमुलस हुआ, मतलब कि इन्वायरमेंटल कोई भी चेंज जिसके वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। अब क्या हुआ, यही चेंज आया तो रिसेप्टर सबसे पहले यहां से लिया रिसेप्टर, अब इसी रिसेप्टर से डेंड्राइट में गया, डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन के बाद यही रिसेप्टर कहां गया, एक्सॉन टर्मिनल में गया, फिर इसी के बाद दूसरा न्यूरॉन्स के डेंड्राइट में गया, फिर वैसे ही सिस्टमैटिक वे में चलता हुआ फिर आगे आया, और यही को क्या कहे, पैसेज ऑफ स्टिमुलस। फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ था कि एक्सॉन टर्मिनल में आने के बाद जब पैसेज ऑफ स्टिमुलस में गया, तो फिर यहीं से पूरा सिस्टम का, पूरा इंफॉर्मेशन का क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, साइनैप्स किसे कहते हैं। तो साइनैप्स के बारे में हमने बताया था, फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि ये अगर बॉल है, ये कौन सा बॉल है, तो ये आप लोग का एक्सॉन टर्मिनल का बॉल है, बॉल टाइप का स्ट्रक्चर। इसी बॉल टाइप के स्ट्रक्चर पे नीचे इस टाइप का होता है क्लेफ्ट, जो डेंड्राइट का है। ठीक है, अब क्या होता है, ये दोनों के बीच का ये जो जंक्शन है, ये जो गैपिंग है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग साइनैप्स कहते हैं। यहां पर क्या होता है, तो मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ये कौन मटेरियल रहते हैं, तो ये रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये ऐसे बॉल में भरे हुए केमिकल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या, तो हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर ही बाबू बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर आपके केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं, तो सबसे पहला नाम आप लोग के बुक में आता है एसेटाइल कोलिन, उसके बाद आता है एड्रीनलिन, सॉरी नॉर एड्रीनलिन लिख दो, बेहतर रहेगा, नॉर एड्रीनलिन। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आप लोग का ग्लूटामिक एसिड। ये तीन आप लोग याद रखना, अभी के लिए ये तीन आप लोग के लिए इनफ है। यहाँ पर आप लोग का हायर लेवल पे भी, मतलब कि कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ओलंपियाड का, तो ये इससे ज्यादा आप लोग का नहीं पूछेगा। उसके बाद फिर यही केमिकल्स क्या होता है कि ये केमिकल्स यहाँ से रिलीज होते हैं, और यहाँ पर रिसेप्टर्स रहते हैं। ये रिसेप्टर्स पहचानते हैं कि ये केमिकल मेरा है, इसको हमको आगे लेकर ट्रांसमिट करना है, तो ये रिसेप्टर्स फिर अपने में लेते हैं और केमिकल को फिर आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया क्या आप लोगों का, तो ये हो गया आप लोग का साइनैप्स। उसके बाद हमने बताया था कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने, सॉरी नर्वस एक्शन की बात हो रही है, तो नर्वस एक्शन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए थे। पहला था रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा था वॉलेंट्री, और मेन जो होता है एक होता है इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स में आप लोग ध्यान रखना कि इट इज अ ऑटोनोमिक। ये हमने बताया था कि खुद से होने वाला बिना सोचे समझे ये रिफ्लेक्शन है, और ये किसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फिर एक हो जाएगा वॉलेंट्री, जिसमें हम लोग का माइंड काम करे, कंसियस में रहकर हम लोग इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक होता है इनवॉलेंट्री, जिसमें हम लोग कंसियस में तो रहते हैं लेकिन ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, तो ये आप लोग चेक कर लो, मैंने बता दिया था। रिफ्लेक्स आर्क भी मैंने बताया था। नेक्स्ट आप लोग जो टॉपिक देखोगे वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम को पिछले क्लास में हम डिस्कस कर लिए थे। नर्वस सिस्टम में हमने बताया था सीएनएस के बारे में, फिर हमने बताया था पीएनएस के बारे में। तो सीएनएस को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोई भी अगर बॉडी है तो बॉडी का जो बीच का पार्ट है बाबू, ये जो बीच का पार्ट है बॉडी का, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी का प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है, एक्टिंग एज द मास्टर कंट्रोल यूनिट। कोई भी डिसीजन मेकिंग का काम होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही करेगा। ठीक है, इतना देख लो, क्लियर है। अब देखना,
हम लोग फिर आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उस टाइप के नर्वस सिस्टम को कहते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच होता है। इसमें पहला हमने बताया था कि उस टाइप का नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हम लोग का कुछ नर्व फाइबर होते हैं। इनमें हम लोग का क्या क्या आया था? तो इनमें हम लोग का आया था पहला क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा आया था स्पाइनल नर्व्स। आप लोग कमेंट में बताना कि क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं और स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था एक आया था वॉलेंट्री और एक आया था इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री में आप लोग देख लेना, इधर देख लो, मैंने बताया था, लो आ गया। ब्रेन का जो पार्ट है वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ब्रेन का जो साइज होता है 1.2 से लेकर 1.4 केजी तक होता है। स्पाइनल कॉर्ड का साइज 43 से 45 सेंटीमीटर तक लेंथ होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? अ पेयर ऑफ नर्व्स फ्रॉम द इंटरवर्टेब्रल स्पेसेस। जो भी इंटरवर्टेब्रल स्पेसेस के बीच में नर्व्स का फाइबर का बंडल जाता है उसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये कितना पीस रहता है वो आप लोग बताओगे? सॉरी, मतलब कि ये जो है इसका लेंथ तो मैंने बता दिया। अब देखो वॉलेंट्री के बारे में बात करें तो ये आप लोग देख लो, मैंने जो क्वेश्चंस किया था उसका आंसर आप लोग को यहाँ मिल गया कि जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो 31 पेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक बताया था। तो इसके अंदर आप लोग का क्या आया? तो वॉलेंट्री के अंदर आपका ये दोनों आया था, इनवॉलेंट्री के अंदर आप लोग का ये आया था। ये सब आप लोग देख लेना, ये रिवीजन चल रहा है। उसके बाद फिर मैंने ये बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सा सिस्टमैटिक आता है। तो ये आ गया आप लोग का सिंपैथेटिक और उधर आ गया पैरासिम्पैथेटिक। कब कौन सा कंडीशन में होता है सारा मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, जाकर देख लो वीडियो। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताए। आज का जो क्लास होने वाला है, आज की जो क्लास की शुरुआत होने वाली है वो आप लोगों का यहां से शुरू होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये आप लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हो क्या इसे आप पहचानते हो? ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो क्या इसे आप लोग पहचानते हो? बताओ, कभी देखा है इसे? आप लोगों ने कभी इसे देखा है? ये स्ट्रक्चर को कभी आप लोगों ने देखा कभी भी? तो सब बोलोगे हाँ देखें। लेकिन एक बात बता देते हैं कि एग्जामिनेशन में यही स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप लोग को बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिलता है। ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी गलतियां करते हैं। और ये जो पार्ट है ये अगर आप लोग क्लास 9th लेवल से पढ़ोगे तो क्या होगा ना कि आप लोग का पूरा कन्वर्ज हो जाएगा। 9th नहीं, मतलब 9-10 मेरा कहने का मतलब है। और पूरा क्या हो जाएगा कि एक जगह सिमट जाएगा, आपको लगेगा कौन क्या है, किसका फंक्शन क्या है। लेकिन थोड़ा सा आप 11 से टच करके पढ़ोगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप लोगों को पूरा इसका टॉपिक क्लियर पता चलेगा। नहीं यकीन है तो आप जाकर क्लास 9-10 का जो एक गाइड होता है एनटीएससी लेवल का या फिर कोई भी ओलंपियाड का, आप जाकर साइंस का क्वेश्चंस देख लेना। बायो का क्वेश्चंस आप लोगों को यहीं से मिलेगा और जो आज का क्लासेस होगा उससे ही ज्यादातर क्वेश्चंस आएगा। जो आप बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हो उससे आप लोग का एक भी क्वेश्चन शायद ही कोई लगे। हम क्लियर बात पर आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग को हम शुगर कोटिंग नहीं कर रहे। क्लियर बात कि आज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ब्रेन को जितना डेप्थ में हम पढ़ाएंगे आप आंख बंद करके उतना बस पढ़ लो, आप लोग के लिए मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, देख लो ये भी ब्रेन है, ये भी ब्रेन है। अब ब्रेन की शुरुआत होती है कहां से? तो ये देखो, ये आप लोग को दिख रहा है, ये भी ब्रेन है, साथ ही साथ ये भी ब्रेन का हिस्सा है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं बहुत सारी चीजें जो ब्रेन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लो, देख लो एक बार ब्रेन किसे कहते हैं, देख लिए ब्रेन के बारे में। आज अब हम लोग ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करने वाले। तो चलिए अभी जो हम लोग स्लाइड्स लाने वाले हैं, एक मिनट, व्हाट, हाँ चलो एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम की मैं अगर बात करूं बाबू, तो देखो डायग्राम बहुत ही आसान होने वाला है आप लोगों का, और ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को बनाना है ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन के लिए यहां से हम लोग ऐसा एक पाउच बनाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना कैसे बना रहे हैं? अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पाउच को ऐसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद यहां से एक ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जो थोड़ा दूसरा कलर से हम बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे करके बनाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर से एक और स्ट्रक्चर ऐसे लिंक रहेगा जो इस टाइप का हुआ।
हेलो, एक मिनट, व्हाट दिख रहा है ना? हाँ ओके, व्हाइट पे नहीं दिख रहा है, ओके ब्लैक पे बना देता है, चलो। ये देखो ब्लैक है, ब्लैक पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों का ब्रेन का स्ट्रक्चर हम बनाने वाले। ये है ब्रेन। अब ब्रेन में देखो, सबसे पहले अगर डायग्राम की बात करें हम, तो इस टाइप का डायग्राम रहता है। इसे हम दूसरे कलर से यहां से ऐसे बना देते हैं। ये ऐसा दिखता है आप लोगों को, ब्रेन दिखता है ना? हाँ। अब क्या होता है कि यहां से एक और स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है, जो स्ट्रक्चर को हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बोल दो हाँ, सबको पता है। अब इसके बाद यहीं पे एक और स्ट्रक्चर अटैच होता है। अगर ये स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो वो स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है। ठीक है, बोलो हाँ, इतना क्लियर हुआ? अब देखना, कुछ नहीं करना है हम लोग को, यहां से एक और स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है, और फिर हम लोग का ब्रेन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। तो यहां से क्या करना है, यहां से एक स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो यहां से ऐसे अटैच होगा। ठीक है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। अब क्या हो जाएगा, तो अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर दो स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा लटके हुए होंगे, जो मैं यहां पर अभी आप लोग को बनाकर दिखा रहा हूं। एक स्ट्रक्चर जो यहां से लटकेगा उसे हम लोग कहते हैं, नाम बताएंगे, अभी लेबलिंग मत करना, ठीक है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर जो हम लोग का यूज होगा इसमें, वो हो जाएगा यहाँ पे छोटा सा नन्हा सा ऐसा, ये इस टाइप का लटका हुआ रहेगा ऐसा। ठीक है, दो स्ट्रक्चर आप लोग देख लेना। अब जो है, अब हम ब्रेन का नीचे का पार्ट बनाने वाले हैं, तो जो नीचे का पार्ट है वो हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। तो नीचे का पार्ट हम लोग इस कलर से ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, इधर से ऐसे हो गया। फिर यहां से क्या होगा कि हम लोग का ब्रेन का एक ऐसा पार्ट रहता है, ऐसा ऐसा पार्ट। ठीक है, बोलो हाँ। अब क्या होता है कि यहां से हम लोग का एक पार्ट यहीं से अटैच होता है, ये इस टाइप का ब्रेन बन जाता है। यह आप लोग का ब्रेन का डायग्राम है। अब इसके अंदर हम आपका कुछ फंक्शंस बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं। अब लेबलिंग आप लोग करोगे। लेबलिंग आप लोग करना, ठीक है। ये इस टाइप का आप लोग का ब्रेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पे पता है, इस ब्रेन के ऊपर तीन स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि तीन आपका लेयर होते हैं, तीनों को मिलाकर हम लोग मेनिंजीज कहते हैं। तो उसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेन का लेबल करते हैं। और लेबल करने के लिए मैं आप लोग को कुछ बातें बता देता हूं कि ये जो मैंने बनाया है पिंक कलर से, तो इसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देखना। और अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखना यहां पर, और अगर हम बताते हैं तो इसे जो है, ये जो बड़ा वाला है हम लोग का, इस पूरे को हम लोग कहेंगे सेरिब्रम। यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप लोग का एक छोटा सा और स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं यहां पर इस टाइप का अंदर से, इसे हम लोग कह सकते हैं पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बोलो हाँ, इतना तक क्लियर है ब्रेन का डायग्राम पे? और अगर मैं बताऊं तो आप लोगों का एक स्ट्रक्चर ये जो है, इसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। देखो, सेरिब्रम और सेरिबेलम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना कि इसे जो कहते हैं हम लोग, ये इसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम। और ये जो पेड़ के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्री के जैसा, इसे हम लोग कहते हैं एर्बोरविटी।
ये आप लोग का क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ चीजें अभी छोड़े हैं, उसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो देखना कि ये जो पूरा हम लोग का ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड तो लिख लिया, हाइपोथैलेमस तो लिख लिया, लेकिन थैलेमस बाकी है। तो थैलेमस यहां पर कहीं पर होगा, ऐसे याद रखना। इपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। हम्म हम्म। इसे है ना शिफ्ट करके थोड़ा इधर कर लो ऐसे, ठीक है ना, और इसे शिफ्ट करके इधर कर लो, क्योंकि आसानी होगा लेबलिंग में आप लोगों को। पीनियल ग्लैंड यहां पर हम इसलिए दिखा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तीन चीज याद रखना कि पीनियल ग्लैंड इपीथैलेमस में प्रेजेंट होता है, और जब पीनियल ग्लैंड इपीथैलेमस में प्रेजेंट होता है उसके बाद आप लोगों का ये जो है ये थैलेमस का सिस्टम है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये है थैलेमस। अब हम बता देते हैं आपको कि पीनियल ग्लैंड यहां पर सिचुएटेड होता है, लेकिन आप लोग को समझ में आने के लिए हम यहां पर बनाए हैं, कुछ रीजन है। हालांकि आप देखोगे तो चल सकता है, वहां से वहां आप लोग शिफ्ट कर सकते हो अभी के लिए। तो यहां पर हम लोग का इस तरीके से ये डायग्राम बना, बोलो हाँ, पूरा डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में कुछ और स्ट्रक्चर है, एक बट शेप स्ट्रक्चर होता है जो है ये, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉन्स, ठीक है। पॉन्स के बाद ये लास्ट का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है जो पॉन्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम बनाना, ये पूरा आपका ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बन गया। अब सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये जो डायग्राम है तो इसमें आप लोग का तीन चार ऐसे ऐसे लोब होता है। ये इस टाइप का आप लोग का लोब होता है। लोब का मतलब ये हुआ कि वो कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। अब ये जो कंपार्टमेंट है ना बाबू, इसमें से जो पहला कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं फ्रंटल लोब। और ये किसका पार्ट है, लोब्स जो बटा हुआ है वो सेरिब्रम का पार्ट है। याद रखना ये सेरिब्रम है, यहां से यहां तक पूरा सेरिब्रम जो है लगभग, आप याद रखना बाबू, तो 80% ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन का टोटल 80% का कवर करता है एरिया सेरिब्रम। उसके बाद ये वाला जो है इसे हम लोग कहते हैं पेराइटल लोब। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है ये है, हो जाएगा ऑसिपिटल लोब। और ये हो जाएगा टेम्पोरल लोब। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। और यहां पर पता है एक और स्ट्रक्चर है, उसको भी लिख लो आप लोग। आ, चलो बना लेते हैं। यहां पर एक स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं। इसको कहते हैं अमाइक डेला। अमाइक डेला, ये आप लोग को याद रखना है। इतना स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखने के लिए। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये जो ग्रीन वाला है इसे हम लोग कहते हैं हिप्पोकैम्पस। अब यहां पर आपको एक चीज पता चल रहा होगा, डायग्राम थोड़ा सा गिजबिजा गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, कि ये जो है आप लोग का थैलेमस, और क्या है कि ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये दोनों यहां से यहां, और यहां पर आपको अमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस ये क्या कर रहा है, आपका ब्रेन का सराउंडिंग्स बना रहा, मतलब कि एक एरिया बना रहा जो आपका ये जो कार्पस कैलोसम है इसको क्या कर रहा है, इसके बाद के एरिया को कवर कर रहा है। तो इसी एरिया को लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। वैसा एरिया जिसको कवर कर रहा है ये चार चीज, पहला याद रखना कौन कौन, तो मैं लिखा देता हूं कि पहला आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थैलेमस। दूसरा हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तीसरा हो जाएगा अमाइगडेला। और चौथा हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। ये चार मिलकर बनाता है लिम्बिक सिस्टम। ये चारों का हम फंक्शन पढ़ेंगे, आप लोग को अभी बताएंगे, याद रखना है बस।
ठीक है, ये चार के बारे में हम लोग को याद रखना है, पहला चीज। दूसरा, यहां से हम लोग को टॉपिक से जो पता चला है वो ये पता चला है कि पहला जो पार्ट दिख रहा है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम कितना पार्ट में डिवाइडेड है, तो सेरिब्रम लोब्स में डिवाइडेड है। तो इसे हम लोग यहां से ऐसे लिख सकते हैं, सेरिब्रम जो है ये कहां डिवाइडेड है, तो ये लोब्स में डिवाइडेड है। अब लोब्स कैसे कैसे, तो पहला है फ्रंटल लोब। और अभी हम आपसे एक सवाल करेंगे, सवाल क्या करेंगे पता है, रुको अभी बताते हैं। पैराइटल लोब, उसके बाद आता है ऑसिपिटल लोब, और मेन जो आता है उसे हम लोग कहते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के आखिर में क्या होता है, सॉरी, ऑसिपिटल लोब के आखिर में एक एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्निकेस एरिया। और फ्रंटल लोब में क्या होता है, ब्रोकाज एरिया होता है। अब पता है आप लोग का दिक्कत क्या होगा कि सर हम तो यहां से क्लियर कर रहे हैं कि आपने ये सब लिखा दिया, सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, फ्रंटल लोब क्या होता है, पेराइटल लोब क्या होता है, ऑसिपिटल लोब क्या होता है, और टेम्पोरल लोब क्या होता है। ये जो आपने लिखाया है ये क्या है, ये ब्रेन का नाम। आप लोग को हम यहां पर सिर्फ नाम लिखा रहे हैं। अब आपको पता है एक आइडिया मिलेगा कि ये जो नाम है ये तो बहुत हौच पौच हो गया, हमको याद कैसे करना है। तब हम ब्रेन को पूरा एक सिस्टमैटिक वे में बांटेंगे, जैसे आपको हम बांटते हैं कि अगर हम पूछे आप क्या हो, तो आप इंसान हो। इंसान के अंदर क्या क्या है, तो आपके अंदर हाथ भी प्रेजेंट है, पैर भी प्रेजेंट है, आपके अंदर सिस्टम्स भी प्रेजेंट है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं हम लोग, तरतीब से पढ़ते हैं, पहले इंसान के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही हम लोग ब्रेन के पहले पार्ट्स को डिवाइड करेंगे। ये तो हम लोग का छोटा छोटा पार्ट्स हुआ, अब ये सब पार्ट किसका पार्ट है वो हम पहले बताएंगे। उसके लिए अब आप लोग देखना, यकीन मानो यहां से 5-10 मिनट आप लोग रुक जाओ, उसके बाद आप लोग को नहीं क्लियर हुआ तब बोलना, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा कि यहां पर जितना नाम था उसे हम फिर से लिख रहे हैं। उसके बाद क्या क्या था, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया। तो चलो यहां पर हम एक और नाम ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा में। ये वाला जो नाम है ये बहुत ही प्यारा सा नाम, प्यारा सा कैसे, क्योंकि ये नाम आप लोग के लिए, ये नाम आप लोग के लिए एक्स्ट्रा में, तो इसे हम लोग कहते हैं इपीथैलेमस। अब पता है ये जो है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस, इपीथैलेमस और सेरिब्रम, ठीक है, ये सब नाम जो है, ये सब नाम के अलावा एक और नाम आप लोग याद रख लो, यहां पर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के बारे में आप लोग जानते ही होगी, जो नाक की बत्ती आप लोग बोलते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, जहां पे हम लोग स्मेल को सेंस करते हैं, कौन कितना खुशबूदार है, कौन कितना मतलब बदबू देता है, खुशबू देता है, वो सब। तो ये क्या हो जाएगा, इधर का पार्ट हम लोग इतना लिखे, तो ये जो है हम लोग का, इसी में क्या हो जाएगा कि इतना को हम ऐसे डिवाइड कर दिए। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पर, कि ऐसे करके अगर हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने ब्रेन को अच्छे से डिवाइड किया है और ब्रेन को पढ़ने का तरीका बताया है। तो चलो उस तरीके पे अमल करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन लिखते हैं। सिर्फ यहां पर एक चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, लिम्बिक सिस्टम किसे कहते हैं, तो याद रखना कि ये चार बॉडीज मिलकर लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। उस ब्रेन के पार्ट्स से पहले कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान था जो इधर हम लोग लिख लेते हैं साइड में, जिसके लिए हमने ये लाइन खींचा था। पहला है कि ब्रेन जो है किस चीज से बना हुआ है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ, कितना बाबू, ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ होता है। इनफैक्ट यहां तक हम बता देते हैं कि अगर बॉडी में 100% न्यूरॉन है तो उसमें से 90% न्यूरॉन से कौन बना हुआ होता है, तो ब्रेन बना हुआ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ब्रेन में 100% न्यूरॉन है तो उसमें से 98% न्यूरॉन से सिर्फ और सिर्फ हम लोग का ह्यूमन ब्रेन बना हुआ रहता है। अब ब्रेन को पता है क्या कहता है, हम लोग सेफेलॉन कहते हैं।
और सेफेलॉन किसे कहते हैं हम लोग? ब्रेन को। अब भाई एक बात बताओ कि ब्रेन या फिर हम लोग का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक आता है स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सब बहुत ही नाजुक ऑर्गन्स है, बहुत ही हम लोग का सेंसिटिव ऑर्गन्स है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो इसके लिए कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो इसका प्रोटेक्शन करना है। तो क्या करना चाहिए? लिख सकते हैं हम लोग, ब्रेन क्या है? ब्रेन वेरी सेंसिटिव है। तो इस सेंसिटिविटी को बनाए रखने के लिए क्या होता है? इसको प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। इसको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। अब जब इसको प्रोटेक्शन चाहिए बाबू, तो ये क्या करेगा पता है? ये क्या करेगा? इसको चाहिए प्रोटेक्शन, तो ये करेगा कि इस अपने बाहर लेयर बनाएगा। तो ब्रेन के बाहर पता है 3 लेयर्स होते हैं, तो इट फॉर्म्स 3 लेयर्स। ये 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है। अब यही 3 लेयर को क्या कहते हैं? तो इसी 3 लेयर को हम लोग कहते हैं कॉल्ड मेनेंजीज। मेनेंजीज नाम आप लोग सुने होंगे। मेनिंजेस किसे कहते हैं? तो ब्रेन है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। जब सेंसिटिव ऑर्गन है तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन के लिए क्या होते हैं? 3 लेयर फॉर्म होते हैं, उन्हीं 3 लेयर को मेनिंजेस कहते हैं। बस इतना याद रखना है आप लोग को। और एक बात हम बता देते हैं कि ये जो मेनिंजेस है बाबू, ये मेनिंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप लोग को ये पता होगा कि मेनिंजेस सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में पाया जाता है, जो कि गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में नहीं पाया जाता, ये जो है ब्रेन में भी पाया जाता है और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है। ये बात आप लोग को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत जगह आप लोग स्किप कर देते हो। मेनिंजेस कहां है? ब्रेन में भी पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है। अब मेनिंजेस में पता है कौन कौन सा लेयर होता है? तो एक होता है आपका आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं ड्यूरा मैटर। उसके बाद होता है दूसरा एरिकनोइड मैटर, ये होता है मिडिल लेयर। फिर इससे अंदर का होता है एक, उसे हम लोग कहते हैं पाया मैटर, PIA मैटर। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ होता है? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से। और ये 90% पूरा नर्वस सिस्टम का खुद के अंदर एब्जॉर्ब करके पूरा ब्रेन का फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम से होता है। सेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन। तो यहां पर एक टॉपिक और आता है कि इनसेफेलॉजी क्या है? तो इनसेफेलॉजी कहते हैं हम लोग स्टडी ऑफ ब्रेन को, स्टडी ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्टडी को हम लोग इंसेफोलॉजी कहते हैं। अब कैसा कैसा स्टडी? तो इसका स्ट्रक्चर का स्टडी करो या फंक्शन का करो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग इंसेफोलॉजी कहते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग का पूरा एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेन का अगर वेट की बात करें, तो यहां पर वेट लिख लेना ब्रेन का। तो ब्रेन का वेट होता है 1.2 से लेकर 1.4 kg तक। ठीक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है। और मैं बता देता हूं कि क्लास 10th में आप लोग को ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे। तो ब्रेन का जो पार्ट्स है बाबू, वो 3 पार्ट में ब्रेन को बांटा गया है। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है ब्रेन का, उसे हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम कोई बता सकता है? फोर ब्रेन का कोई दूसरा नाम हमें बता सकता है तो बताओ। तो फोर का मतलब होता है पहले, तो उसका जो हम लोग साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं उसका मतलब प्रो। तो फोर ब्रेन को हम लोग प्रोजेनसेफलॉन भी कहते हैं, प्रोजेनसेफलॉन। ठीक है, अब क्या होता है? एक होता है बीच का मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन को हम लोग कहते हैं मीजेनसेफलॉन। और एक होता है आप लोग का हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बेनसेफलॉन। ये सब तो आप लोग का सिर्फ नाम है। अब इसके अंदर जो कैटेगराइज किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर आता है 2 चीज, पहला आता है टेलिनसेफलॉन, दूसरा आता है डायनसेफलॉन।
टेलेंसेफेलॉन के अंदर जो आता है बाबू, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। पहला जो आता है वो आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, याद रखना, पहला ऑल्फैक्टरी लोब्स आता है। दूसरा आता है आपका सेरिब्रम। तीसरा आता है अमाइगडेला। और चौथा आता है हिप्पोकैम्पस। अगर हम सबका यहां पर आपको जो चार्ट बना रहे हैं ना, ये चार्ट याद कर लो, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यकीन मानो आप लोग। उसके बाद अगर हम लोग डायनसेफेलॉन की बात करें तो इसके अंदर आता है आपका एक थैलेमस। तो थैलेमस से ऊपर जो होता है उसे कहते हैं ईपी। ईपी थैलेमस आता है। और उसके बाद होता है थैलेमस। थैलेमस के बाद होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस, इपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहां तक आप लोग का क्लियर है? आप लोग चार्ट बनाते चलो कि फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, टैलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में क्या क्या आता है। अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग को हो सकता है बहुत एडवांस लगता होगा, लेकिन हम बता देते हैं कि आप पीवाईक्यूज उठाकर देख लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पीवाईक्यूज उठाकर देख लो। और अगर सिर्फ आप बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हो, हम ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर आज आप लोग सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हो ना, तो फिर याद रखना कि कल 11th में जैसे ही जाओगे, 10th के बाद 11th में, तो जो बायोलॉजी का यहाँ पर 5 चैप्टर 6 चैप्टर है, 11th में 22 चैप्टर में कन्वर्ट होगा। अभी एनसीईआरटी रिड्यूस कर दिया है, लेकिन 22 चैप्टर आप लोग पूरा पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा। तो सोचो कि जो 5 चैप्टर है वो 22 चैप्टर में कन्वर्ट होगा, तो उसको आप लोग कैसे डील करोगे? तो ऐसे ही डील करोगे, यहां से आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, जो वहां आप लोग को पढ़ना है, इसी का तो नाम है ओलंपियाड। और आप लोग कॉम्पीट करोगे, अगर मान लीजिए नीट की तैयारी कोई करता है, तो वो इन फ्यूचर जो जाएगा नीट की प्रिपरेशन करने, वो कम्पीट करेगा 25 लाख बच्चा में से। सीट है 1 से 2 हजार। अब 1 से 2 हजार सीट में वो सब बच्चे जाते हैं जो पहले से प्रिपेयर होके जाते हैं, और 11th 12th में इस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम कब मिलेगा? जब आप लोग यहां से कवर करके थोड़ा बहुत जाओगे तब। उसके बाद मिड ब्रेन में आप लोग का दो आता है, पहला आता है सेरिब्रल पेडंकल्स, और दूसरा आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, ये याद रखना। अब यहां पे हम इसको अभी डिस्कस कर दे रहे हैं, पेडंकल्स और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को हम अभी डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है। हाइंड ब्रेन में हम लोग का क्या क्या आता है? तो इसमें तीन आता है। पहला आता है हम लोग का पॉन्स, दूसरा आता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, और लास्ट एंड द एंड आता है हम लोग का सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये लगभग 12.5% ऑफ द ब्रेन होता है। और ये कितना होता है? ये होता है 80% ऑफ द ब्रेन। अब सबका यहां पर हम थोड़ा थोड़ा सा, पता है, एक एक हम फंक्शन लिखा दे रहे जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलो फंक्शंस को हम थोड़ा थोड़ा करके लिखाते हैं। और फैक्ट्री लोब्स ये क्या करता है पता है? ये सेंस में, ये स्मेल में हेल्प करता है। स्मेल सेंसेशन मतलब कि कैसा खुशबू आ रहा है, उसका सेंसेशन में हेल्प करता है। बस एक एक वर्ड में अभी यहाँ पे याद रखो। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर लोब्स होते हैं। तो लोब्स के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे कि कौन क्या चीज में काम करता है, वो आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अमाइगडेला क्या करता है? तो ए से अमाइगडेला, ए से याद रखो एंगर। और जब गुस्सा आएगा तो लोग उठाते हैं क्या? ढेला, अमाइगडेला उठा के देंगे पट्टे से। तो जो डी है ना, तो ये अमाइगडेला से एंगर याद रखना, और साथ साथ वो इमोशनल हो जाते हैं, मतलब कि हमको ऐसे बोल देगा। तो ये क्या करता है? इमोशंस को कंट्रोल करता है। अमाइगडेला क्या? एंगर और इमोशंस को कंट्रोल करेगा। उसके बाद आता है हिप्पोकैम्पस। नाम से पता चल रहा है हिप्पो, हिप्पो का मतलब हिप्पोपोटामस, नाम सुने हो? मतलब बहुत बड़ा जानवर, ऐसा माइंड में आता है हिप्पोपोटामस का मतलब। वैसे ही याद रखना, हिप्पो का मतलब आप लोग बड़ा, और कैंपस का मतलब ये समझना जहां पे हम लोग का अच्छी अच्छी बातें होती है। तो अच्छी अच्छी बातें जो बहुत बड़ा एरिया में होगा उसको हिप्पो कैंपस आप लोग ऐसे याद रखो। अब याद रखो कि जो अच्छी अच्छी बातें बहुत बड़े एरिया में होगी, उसमें क्या होगा कि मेमोरी में बात सेव होगी। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करता है।
लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब कि आप लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिप्पोकैम्पस एक ऐसा ऑर्गन है कि आप लोग को इसको खुद से ट्रेन करना चाहिए। हिप्पोकैम्पस के अंदर जो भी चीज आप लोग पढ़ते हो तो वो धीरे धीरे करके सेव होता है। आप लोग कोई भी चीज पढ़ते हो तो सबसे पहले आप लोग के ब्रेन में आता है और सिग्नल मिलता है कि ये चीज आज आपने पढ़ा है। और रिवीजन क्या है? रिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से आपके हिप्पोकैम्पस को सिग्नल मिलता है कि ये इंसान बहुत बार इस चीज को पढ़ रहा है, मतलब कि ये चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से वो अपने अंदर इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेता है कि जिंदगी में वो कभी भी वो चीज पढ़ेगा तो उसको अच्छे से याद होगा। इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों की स्टडी में, और स्टडी में जो है हिप्पोकैम्पस में जाकर वो सेव हो जाता है, तो इसको याद रखना। अब क्या होगा? तो डायनसेफेलॉन में हम लोग कहा था इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो एक बात हम बताते हैं, ये ठीक है, ये है मेरा इपीथैलेमस। इपी मतलब ऊपर, इपी के बीच में होता है थैलेमस। ये जो दिख रहा है ये थैलेमस है बीच का, तो इपीथैलेमस, थैलेमस, और उसके नीचे का जो है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। नीचे वाले को हाइपो कहते हैं, ऊपर वाले को इपी कहते हैं, बीच वाले को थैलेमस कहते हैं। अब यहां पर अगर सबका हम फंक्शन लिखा है तो इपीथैलेमस में हम लोग का न्यूरल कोई फंक्शन नहीं होता है, इसमें हार्मोनल फंक्शन होता है जो एक ग्लैंड्स के द्वारा होता है। वो ग्लैंड्स का नाम है पीनियल। ये क्या करता है? पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम लोग कहते हैं मिलानोसाइट। इसे हम लोग हार्मोन के टॉपिक में क्लियर करेंगे। अब मिलानोसाइट हार्मोन क्या करता है? तो ये सिरकेडियन रिदम में काम करता है। सिरकेडियन रिदम कहते हैं कि हम लोग का स्लीपिंग साइकिल, किस तरीके से हमको सोना है, कब सोना है। पता है पीनियल ग्लैंड आप लोगों का बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रात 3 बजे इसका जो मिलानोसाइट का सिक्रीशन पीक पे होता है। रात 3 बजे से पहले अगर आप लोग सो जाते हो तो आपका पूरा बॉडी फ्रेश रहता है। अगर 3 बजे के बाद कोई सोता है तो उसका पूरा बॉडी दिन भर एकदम टेंशन में, सर दर्द, अजीब टाइप का उसको पूरा फील होगा दिन भर। तो इसीलिए पीनियल ग्लैंड का मेन जो फंक्शन है वो क्या है? वो है सिरकेडियन रिदम, मतलब स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन करना, और 24 घंटे में आप क्या करोगे उसको मेंटेन करना। एक साइंटिफिकल स्टडी प्रूवन किया गया है कि पिनियल ग्लैंड जो होता है दिन में बहुत ही अच्छा कंडीशन में होता है, और 2 बजे उसका जो टाइमिंग होता है वो बहुत बेस्ट होता है। अगर 2 बजे 3 बजे कोई पढ़ने बैठता है खाना खाने से पहले तो उसका पिनियल ग्लैंड अच्छे से वर्क करता है, और वो जो काम वो 2 घंटे में पढ़ने वाला था वो 1 घंटे में भी पढ़ के कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद थैलेमस जो है वो रिले सिस्टम का काम करता है। रिले सिस्टम का मतलब समझ में आता है? हम एक बात बता रहे हैं, हम है बॉस। अरे हमसे पूछ के कौन, हमसे बिना पूछे कौन कुछ करेगा? अब आया कोई मेरा चेला, हाँ चेला बोलो। बॉस, हाँ। अरे उसका जो सामान चुराए थे ना तो वो आया है मेरे घर मारने के लिए। अरे क्या करो? तो हम बोलेंगे क्या इसको? पता है क्या करो? जाओ उसको उड़ा दो, फटाक। अब वो क्या करेगा कि मेरा बात सुन के गया, उसको गोली मार के खत्म कर दिया। एक बात बता रहे, यहाँ पे हम कोई वायलेशन नहीं फैला रहे। अब क्या हुआ? दूसरा आया, बोला बॉस बॉस, हाँ हमको ना पैसा चाहिए 5,000 रुपये। अब मेरा दिल बहुत बड़ा है, बोले लो 10,000 रुपये, चले जाओ। तो ये जो चीज है कि कौन चीज आ रहा है कि कौन काम हम लोग कर रहे हैं, मतलब ये समझना कि मेरे पास जो भी सेंसेशंस आ रहे हैं ब्रेन के पास, 1 मिनट में हजारों सिग्नल्स आते हैं। अब उन सिग्नल्स को, कौन सिग्नल्स स्मेल के लिए है, कौन सिग्नल्स ब्रेन का फ्रंटल लोब के लिए है, कौन सिग्नल्स पेराइटल लोब के लिए है, कौन सिग्नल्स ऑसिपिटल लोब के लिए है, कौन सिग्नल्स सेरिबेलम के लिए है, कौन सिग्नल्स अमाइगडेला के लिए है, कौन सिग्नल्स हिप्पोकैम्पस के लिए है, वो सभी को छांट के अलग करता है। सबका रास्ता बनाता है थैलेमस। थैलेमस के पास आया, हम है थैलेमस, मेरे पास आया ऐसा इंफॉर्मेशन जो चाहिए फ्रंटल लोब को, मतलब कि इंटेलिजेंस का कुछ पोर्शन है। तो मेरे पास आया फ्रंटल लोब, उधर दिख रहा है हमको, मार दिया ऐसे, जाओ उसके पास। अब मेरे पास आया, बोला हाँ भूख लग गया। अब भूख लग गया तो हंगर और थ्रस्ट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हम बोले जाओ मेरे नीचे, हाइपोथैलेमस करेगा तुम्हारा काम। फिर आता है दूसरा पोर्शन, हम कह रहे हैं कि बॉस वोमिटिंग आ रही, तो वोमिटिंग आ रही तो हम थैलेमस से उठाएं, बोले कि वोमिटिंग आ रहा तो जाओ मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के पास, फेंक दिया ऐसे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के पास। अब पूछा कि हमको चक्कर आ रहा, पोस्चर मेरा मेंटेन नहीं हो रहा, तब क्या करेंगे? आओ तुम चक्कर आ रहा, जाओ हाइपोथैलेमस के पास। फिर बोला हमको नींद नहीं आ रही, जाओ हाइपोथैलेमस के पास। अब जिसका जो फंक्शन है उसके पास जो सिग्नल्स भेजता है वो क्या है? वो थैलेमस है, उसे कहीं रिले सिस्टम हम लोग कहते हैं। अब आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। पहला जो फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, वहां पे हम लोग इसे हाइपोथैलेमस यहां लिखते हैं। तो हाइपोथैलेमस का जो वर्ड है, इसमें एच से याद रखना हीट, और एस से याद रखना स्लीप। ठीक है, बस खत्म, टाटा बाय बाय।
अब यहां से क्या होगा, हीट का मतलब होता है टेम्परेचर, ईट का मतलब होता है खाना, तो खाना को कहते हैं मतलब भूख लगेगा भाई तभी ना खाएंगे, तो हंगर। और खाना के बगैर पानी अधूरा है, पानी के बगैर खाना अधूरा है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो पानी भी जरूर पीते हैं, उसे हम लोग कहेंगे थरस्ट। बस इतना याद रखो, स्लीप, टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, आपका हाइपोथैलेमस खत्म। उसके बाद हाइपोथैलेमस दो हार्मोन भी निकालता है, वो आप लोग पढ़ोगे, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हम लोग आगे पढ़ाएंगे। ऐसे यहां पर हम लिख देते हैं कि आप लोग को याद हो सके, तो इसके अंदर से दो हार्मोन निकलता है, एक निकलता है ऑक्सीटोसिन, मतलब बनता है इसके अंदर, याद रखना, ऑक्सीटोसिन, सोटिन है, ऑक्सीटोसिन। और क्या निकलता है, एक निकलता है एडीएच, एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये यूरिन के कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, हाइपोथैलेमस का फंक्शन। उसके बाद इधर हम लोग का जो फंक्शन है वो हम लोग देखेंगे। अब देखो, कुछ बातें हैं जो हम लोग यहां पर बताएंगे। यहां पे हम बोर्ड पे आप लोग को 10 मिनट में पूरा फंक्शंस बता रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके याद करते चलना। अब ये जो पेडंकल्स है, पेडंकल्स का फंक्शन क्या हो सकता है पता है, तो जो नाम है आप लोग का, ये है मिड ब्रेन का पेडंकल्स। तो पेडंकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के लिए। पेडंकल्स में देखो, मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो पेडंकल्स में क्या होता है वो देखना, और क्वाड्रिजेमिना में क्या होता है वो देखना। तो चलो अब हम बात करते हैं पेडंकल्स में। तो ये क्या होता है, टू फाइबर्स का ट्रैक होता है। ये क्या होता है, टू फिब्रस ट्रैक। फाइबर का दो क्या होता है, रास्ता होता है। क्या होगा, टू फिब्रस ट्रैक। और किसमें कितना होता है, इसमें 4 स्वेलिंग्स होता है, 400 क्या होता है, स्वेलिंग्स होता है। समझ लो, इस तरह से रहेगा ऐसा, ठीक है। स्वेलिंग से 4, और फाइबर का ट्रैक कितना है, 2। अब क्या होता है कि इसका जो काम है वो क्या होता है, तो हम बताते हैं कि ये कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, तो ये बाबू कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से, फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। बस इतना याद रखना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मिनट, इसमें फोर स्वेलिंग इसमें नहीं होगा, इसको थोड़ा सा देख कर लेना। बस टू फिब्रस ट्रैक लिख दो, फोर स्वेलिंग नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करता है, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से। अब आते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड मतलब होता है 4, जेमिना का मतलब होता है बॉडी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये 4 स्वेलिंग्स होता है, इसमें स्वेलिंग्स होगा, इस टाइप का 4 स्वेलिंग्स होगा इसमें। इसको इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं ऐसा। अब ये दिख रहा है 4 स्वेलिंग्स, इसका जो दो ऊपर का स्वेलिंग्स है इसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर कुलिकुलाए। क्या कहते हैं, सुपीरियर कुलिकुलाए। तो इसका नाम है सुपीरियर कोलिकुलाए। और नीचे का जो दो स्वेलिंग है इसे कहते हैं इंफेरियर कोलिकुलाए। अब एक बात बताओ कि सुपीरियर मतलब ऊपर, आंख ऊपर है या कान ऊपर है, तो देखना ये दोनों क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आंख है वो सुपीरियर है, किसके हिसाब से, तो ये कान के हिसाब से, कान से थोड़ा आंख ऊपर होता है। तो आंख क्या करता है कि ये हम लोग का साइट रिफ्लेक्स में काम करता है। तो याद रखना है साइट रिफ्लेक्स। साइट रिफ्लेक्स का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर कोई चीज आया, मान लो कि ऐसे करके मेरे ऊपर कोई ऐसे पट से लाइट मारा, मेरा आंख ऐसे हो जाएगा। आंख जो हुआ, आंख बंद क्यों हुआ, तो ये है ना, बिना सोचे समझे हुए ये रिफ्लेक्स था। तो जो रिफ्लेक्स हुआ वो कैसा रिफ्लेक्स, साइट रिफ्लेक्स, मतलब आंख का रिफ्लेक्स, देखने का रिफ्लेक्स। तो वो रिफ्लेक्स को मेंटेन कौन करता है, सुपीरियर कोलिकुलाई करता है। एक होता है इंफेरियर कोलिकुलाई। मान लो बहुत तेज से डीजे बजा, हम क्या किए, कान ऐसे बंद कर लिए। अब क्या है ना कि ये हम अपने आप से रोक नहीं सकते, इसको हम अपने आप से हटा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हटाएंगे तो बहुत तेज आवाज आ रही, या फिर अचानक से देखें कान के पास से कुछ गया, हम ऐसे कर लिए। तो ये सब जो चीज है, तो जो कान क्या है कि ऑडिटरी रिफ्लेक्स जो परफॉर्म करता है वो करता है इंफेरियर कोलिकुलाई। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ऑडिटरी का मतलब होता है कि सुनने का कोई रिफ्लेक्स, सुनने वाला रिफ्लेक्स इंफेरियर कोलिकुलाई करेगा, और
देखने वाला रिफ्लेक्स सुपीरियर कोलिकुलाई करेगा। इतना आप लोग याद रखो। मिड ब्रेन हम यहीं पे खत्म करा दिए। अब आते हैं इधर, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम। पॉन्स क्या करता है, तो पॉन्स में याद रखना कि इसमें सेक्सुअल अराउजल होता है इसमें, और ब्रीथिंग रेट हाई होता है। ये समझो कि अगर कोई किसी को मान लो लाइक करता है, एक बात बता रहे हैं बस नॉर्मल सुन ले ईयरफोन लगा के, कोई किसी को लाइक कर रहा, अब जब किसी को कोई लाइक करेगा बाबू, तो उसको अगर कोई देखेगा तो उसका हार्ट बीट बढ़ेगा, धक 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 बढ़ेगा। अब क्या होगा कि वो देखा, तो ये देखा तो ये फीलिंग्स हुई, इसे अराउजल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखने के बाद इसका क्या हुआ, हार्ट धक धक बढ़ना, हार्ट बीट रेट बढ़ा। अब जैसी रेट बढ़ा तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखेगा एकदम ऐसा हो जाएगा, गुलाबी गुलाबी एकदम हैवी टाइप का। तो क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है। तो ये तीन चीज पॉन्स का काम है। पहला तो अराउजल, दूसरा आपका हार्ट बीट बढ़ाना, तीसरा सेक्सुअल अराउजल, हार्ट बीट बढ़ाना, और फेशियल एक्सप्रेशन। साथ ही साथ जब ये सब हो जाता है तो इंसान को ऐसा लगता है आहा, अगर वो चला गया, कोई भी ये चला गई, तो उसके बाद वो क्या करता है, आराम से पड़ जाता है। अब जब आराम से वो सोएगा तो उसे हम लोग कहते हैं स्लीपिंग। तो इसमें आप लोग चार चीज याद रखो। पहला होगा क्या, अराउजल। जब अराउजल होगा तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा, हार्ट बीट हाई हो जाएगा। जैसे ही अराउजल होगा वैसे हार्ट बीट बढ़ेगा, और जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो इंसान, अराउजल हुआ, हार्ट बीट बढ़ा, दो चीज बताए। तीसरा याद रखना, फेशियल एक्सप्रेशन। और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है, ये स्लीपिंग को भी मेंटेन कर सकता है। ठीक है, ये चार आप लोग याद रखना पॉन्स का। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का ये जो मेड है, मेड का मतलब समझना कि ये आपके बॉडी का मेडिकल इमरजेंसी है। अब बताओ, मेडिकल कभी भी आप गए हो कोई इमरजेंसी कंडीशन में, तो वो क्या करता है, सबसे पहले हार्ट बीट क्या करता है, चेक करता है। जब हार्ट बीट आपका चेक करेगा तो सेकंड चीज क्या करता है, आपका ब्रीथिंग रेट चेक करता है। तीसरा चीज हो गया, दूसरा चीज हो गया, तीसरा चीज क्या करेगा कि आपका मतलब बॉडी का पूरा फंक्शंस को चेक करता है, तो वो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा करता है। और इसमें क्या होता है, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब भी आता है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि जगह नहीं। सेरिबेलम के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्लाइड दिखाते हैं आप लोगों को। अभी जितना पढ़ाए हम, लिखा कर पढ़ाए हैं, तो आप लोग देख लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इधर का फंक्शन देखेंगे, फिर इपीथैलेमस देखेंगे, फिर हम लोग सेरिबेलम देखेंगे, और उधर का पूरा देखेंगे, और चलते बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन से। आते हैं ह्यूमन ब्रेन पर। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे और आप लोग के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है आपके सामने। पहला है फोर ब्रेन, इसे हम लोग कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। बार बार लिखो कि याद हो जाए। इसको कहते हैं मीजेंसेफेलॉन। इसे कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। अब देखना, प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर दो चीज आया था, टेलिनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टेलिनसेफेलॉन में ऑल्फैक्टरी आया था, साथ ही साथ सेरिब्रम आया था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसी को कहते हैं। उसके बाद अमाइगडेला आया था और हिप्पोकैम्पस आया था। ये चार चीज आया ना, हम बताए थे। हाँ, इसमें यहां पर शॉर्ट में हम बताया था अमाइगडेला क्या, एंगर। बार बार लिखो के याद हो जाए। अमाइगडेला एंगर करता था और इमोशंस को कंट्रोल करता था। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके बाद यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या करता था बाबू, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स स्मेल, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता था, इसका लोब्स में डिवीजन था, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डायनसेफेलॉन में इपीथैलेमस, ईपी का मतलब ऊपर, तो इसमें होता था पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड क्या करता था, तो वो एक हार्मोन सिक्रीट करता था जिसे मिलानोसाइट कहते हैं। मिलानोसाइट क्या करता था, तो वो सिर्केडियन रिदम का काम करता था, स्लीपिंग साइकिल को भी मेंटेन करता था। उसके बाद थैलेमस क्या है, ये रिले सिस्टम को कंट्रोल करता था, बॉडी का ये रिले सिस्टम था। देन आखिरी है हाइपोथैलेमस। हाइपो से एच से हीट बताए थे, हीट में याद रखना कि एच से टेम्परेचर हो जाएगा, और ईट का मतलब हंगर एंड थ्रस्ट हो जाएगा, और लास्ट का एस का मतलब स्लीप हो जाएगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बाबू, तो आप लोग को याद रखना है कि ये जो अमाइगडेला है क्या क्या, तो हम यहां पर आप लोग को नोट डाउन करा दे रहे हैं। अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस,
और उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये जो चार है ना, ये चार को मिलाकर हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। अभी हम डेफिनेशन नहीं आए, डेफिनेशन पे आएंगे, आप लोग को सब पता चलेगा, ये बस हम बता रहे हैं आप लोग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मिड ब्रेन में दो होता है, यहां पे हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रल पेडंकल्स, या इसे ही हम लोग कहते हैं क्रूरा सेरिब्राई। अब देखना कि ये दो होता है, दो थिक फाइबर्स होता है, ये कनेक्ट करता है किसको, तो ये याद रखना कि सेरेब्रल पेडंकल, पेडंकल का मतलब ऐसे याद रखो, पेंडल जो मारते हैं ना पेंडल, तो पेंडल का मतलब पेडंकल, ऐसे याद कर सकते हो। पेंडल मारते हैं तो साइकिल का पेंडल किसको लिंक करता है, तो पेंडल का जो चैन है वो लिंक करता है पीछे वाला चक्का को। मतलब याद रखना यहाँ पे कि ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को, साइकिल का अगला पार्ट को, और पीछे वाले पार्ट से, और पीछे वाले पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है। वैसे ही ये ब्रेन का पार्ट को, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। बस इससे ज्यादा आप लोग के कोई भी एग्जाम में 9, 10, एनएसओ तक का है ना हो, एक भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा का मतलब ही होता है आपका बॉडी का, और क्वाड्रिजेमिना का मतलब होता है, क्वाड मतलब चार, जेमिना मतलब बॉडी, तो ये स्वेलिंग्स होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा जेमिना स्वेलिंग्स होता है, उभार होता है, ये फोर स्वेलिंग्स होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं कुली कोलाय, इसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहो या कुली कोलाय कहो। इसमें से जो आपका सुपीरियर कोलिकुलाय होता है, मतलब कि ऊपर वाला कोलिकुलाय होता है, ये आपका साइट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, और जो नीचे वाला कोलिकुलाय होता है वो आपका ऑडिटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। लास्ट में जो है वो हम लोग का पॉन्स है। उसके बाद हम लोग का क्या है, तो साथ ही साथ एक पॉन्स हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो जाएगा, और सेरिबेलम हो जाएगा। तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिड ब्रेन हम लोग कर लिए हैं, अब आते हैं हम लोग फोर ब्रेन पे। तो चलिए फोर ब्रेन को हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है सबसे पहले कि ऑल्फैक्टरी लोब्स कितना होता है, टू पेयर होता है, सॉरी टू पीस होता है। ये क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोकेटेड ऑन द लोअर फ्रंट सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। देखो ये अगर सेरिब्रम है तो लोअर फ्रंट सरफेस, मतलब ये समझना बाबू कि यहां पर जो फ्रंट का सरफेस है लोअर, यहां पे ये ऐसे अटैच होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हुआ, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स हो गया। इसका काम क्या होता है, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्स। तो ये देखो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है इस प्रकार से रहता है ना, इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे करके ट्रैक होता है, एक रास्ता, इसको रास्ता कहें और इसको लोब्स कहें, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद इट रिसीव्स, ये क्या करता है, मेन चीज याद रखना, स्मेल सिग्नल्स। ये स्मेल सिग्नल्स को रिसीव करेगा, और उससे क्या करेगा कि ये डिसाइड करेगा कि ये स्मेल कैसा है, और यही चीज को आगे बताएगा। फ्रॉम द नोज एंड द ट्रांसमिट वेन टू द ब्रेन, और इसको ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक। अब एक और बात और हम बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप खाना खाओगे ना, अगर नाक बंद करके आप खाना खाते हो, ऐसे नाक बंद करके आप ऐसे खाना खाते हो, तो आपको खाने की स्मेल पता नहीं चलेगी, क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब्स तक स्मेल जा ही नहीं पाएगा, वो सेंस नहीं कर पाएगा, तो ब्रेन बता नहीं पाएगा कि आपका कौन सा स्मेल आ रहा है। अब जैसे देखो एक बात बताते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दूध पीते हैं, उनको दूध का स्मेल नहीं पसंद, तो उनको क्या करते हैं, नाक बंद करते हैं और दूध ऐसे पी लेते हैं। मतलब ये हुआ कि उनको स्मेल शो नहीं होगा, स्मेल उनको नहीं पता चलेगा, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर इसका फंक्शंस देख ले थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल के सेंस के लिए, मतलब सूंघने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया। आप उतना जो पीछे भी पढ़ लियो काफी है, ये डेफिनेशन हम बोर्ड्स में लिखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई डिफरेंट ओडर्स, ये अलग अलग खुशबू या बदबू या फिर अलग अलग स्मेल्स को पहचान सकता है। ओडर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है, ODOUR होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक शुरू होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम अभी बताते हैं। अब देखना जो हम लोग बात करने वाले हैं, दूसरा है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में बताएं, तो ये है ना लगभग 80% होता है ब्रेन का। पहला चीज जो हमने बता दिया था, इट इज डिवाइडेड राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टॉपिक बताते हैं। अगर ब्रेन को हम फ्रंट से ऐसे देखें, ब्रेन को हम अगर ऊपर से देखें बाबू इस तरह से, यहां से ब्रेन को है ना ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ये जो पार्ट है ये इसे हेमिस्फेयर कहते हैं। हेमिस्फेयर इधर का अलग उधर का अलग, ये दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर।
ठीक है, एक अलग, इसे हम लोग क्या कहें, तो उधर वाले को राइट हेमिस्फेयर, इधर वाले को लेफ्ट हेमिस्फेयर। और पता है एक और चीज हम बता देते हैं कि इंटेलिजेंस को जो कंट्रोल करता है सेरिब्रम करता है। कोई इंसान अगर दोनों हाथ से लिख सकता है तो वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसका दोनों हेमिस्फेयर एक साथ काम करता है। और याद रखना कि नॉर्मली किसी इंसान का एक हेमिस्फेयर अलग काम करता है, एक हेमिस्फेयर अलग काम करता है। अब एक टॉपिक हम बता देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप रात में सोओगे, सोने के टाइम क्या करना कि आप सोचना कुछ कुछ भी। आप राइट साइड, अगर ऐसे राइट साइड करवट लेके सोओगे ना तो आप अच्छी अच्छी चीज सोच पाओगे, और लेफ्ट साइड करवट लेके सोओगे ना तो आप सोच ही नहीं पाओगे। आप कभी गौर करना, सही से आप नहीं सोच पाओगे, इमेजिनेशन आप नहीं कर पाओगे। और राइट लोब की तरफ करोगे ना तो इमेजिनेशन पावर डेवलप होता है, ज्यादा होता है। तो वो चीज आप आज करके देखना, पता चल जाएगा। उसके बाद अगर ये ब्रेन है तो ब्रेन को अगर हम फ्रंट से देखते हैं इस टाइप से, ऐसे मान लो ये ब्रेन है हम लोग का। अब इस ब्रेन को अगर हम फ्रंट साइड से ऐसे देखें बाबू, तो इस ब्रेन में बहुत सारा ऐसा उभार रहता है, ऐसा। अब इसी उभार को हम पीछे लेकर चलते हैं और वहां पे बात करते हैं। देखो कैसा रहेगा, तो हम यहां पर आप लोग को दिखाते हैं। ये है ना ब्रेन, तो यहां पर ये जो है उठा हुआ पार्ट, ये जो उठा हुआ पार्ट है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये उठा हुआ पार्ट है। मतलब कि क्या है, ये उठा हुआ। तो उठा हुआ में क्या हो जाएगा कि ये ग्रूव है, ग्रूव। ग्रूव को हम लोग कहते हैं गायरस। गायरस सिंगुलर होता है और बहुत सारे ग्रूव को गायरी कहते हैं। उसके बाद ये धसा हुआ पार्ट है, ये जो है ना थोड़ा एलिवेट किया हुआ है, मतलब कि थोड़ा अंदर ही है, डिप्रेशन है, सॉरी। तो ये जब अंदर है तो इसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन का पार्ट। डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे एस आता है तो उसको याद रखना, सेल्कस कहते हैं, ये सेल का है। ठीक है, पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो ऐसा दिख रहा है आप लोग को, ये क्या करता है, तो ये हेमिस्फेयर को जोड़ता है। मतलब ये समझना कि ये स्ट्रक्चर इसको इसको जोड़ेगा, साथ में लाके ऐसे पैच कराएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ता है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर को जो दोनों को जोड़ता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 3 टॉपिक याद रखना, पहला है सेल्कस, दूसरा है गायरस, तीसरा है कॉर्पस कैलोसम। तो आप लोग यहां पर देख लो, यहां पर आप लोग को समझ में आ जाएगा। और मैं बात बताऊं तो यहां पर ये हो जाएगा आप लोग का सेरिबेलम। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो ये आप लोग को मैंने बताया, हाँ तो मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया कि हेमिस्फेयर है, इसको ये जो अटैच करता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ये लेफ्ट हेमिस्फेयर को राइट हेमिस्फेयर से अटैच करता है। अब पता है आप लोग को एक और टॉपिक आता होगा, बहुत सताता होगा, और वो टॉपिक क्या है पता है, वो है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर किसे कहते हैं और व्हाइट मैटर किसे कहते हैं, वो आप लोग को बहुत ही ज्यादा सताता होगा, जिसको हम लोग बताते हैं। हम एक चीज बताते हैं आप लोगों को, बायोलॉजी में आप कुछ भी पढ़ लो, चाहे आप किडनी पढ़ो चाहे आप ब्रेन पढ़ो, तो उसका जो बाहर का लेयर है, बाहर का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, तो ये थोड़ा सा टफ होता है अंदर के हिसाब से। अंदर के हिसाब से बाहर का लेयर थोड़ा सा टफ होता है। तो जो बाहर का लेयर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इसको लिख देते हैं सी कॉर्टेक्स। अब सी कॉर्टेक्स को ही क्या कहेंगे बाबू, तो सी कॉर्टेक्स हम लोग का ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। ग्रे मैटर मतलब कि वो बाहर से जो हम लोग को दिखता है ना, बाहर से तो हल्का ग्रे टाइप का दिखता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं कि ये ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। ठीक है, और अंदर का पार्ट को हम लोग कहते हैं मेड्यूला। ये किससे बना हुआ होता है, ये व्हाइट मैटर से बना हुआ होता है। इतना आप लोग को याद होना चाहिए। अब पता है यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता देते हैं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का, कि जो ग्रे मैटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी का बना हुआ होता है। इसमें है ना एक्सॉन टर्मिनल्स वगैरह नहीं पाए जाते, तो ये बना हुआ होता है ओनली सेल बॉडी का। और व्हाइट मैटर जो है, व्हाइट मैटर किसका बना हुआ होता है पता है, व्हाइट मैटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाइट मैटर आपका माइलिन शीथ वगैरह का और एक्सॉन टर्मिनल वगैरह का बना हुआ रहता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो फिर से चलते हैं पीछे।
तो यहां पर हम लोग का बात आया है कि कनेक्ट करता है हेमिस्फेयर को, जो हम बता रहे थे पीछे, लेफ्ट हेमिस्फेयर को राइट हेमिस्फेयर से जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ईच हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। हर हेमिस्फेयर 4 लोब में डिवाइड होता है। चारों लोब का नाम यहां है। अब चारों लोब के बारे में हम फंक्शन बताते हैं। तो लिखो लोब्स ऑफ हेमिस्फेयर। क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ, लोब्स ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के लोब्स को हम लोग को देखना है। तो इसका पता है 4 लोब्स है। अब चारों लोब्स को याद करने का तरीका बस इसको याद कर लो, इनफ है, मोर देन इनफ। पहला है फ्रंटल लोब। अब एक बात पूछते हैं, आपके क्लास में अगर 20-25 बच्चे हैं, ठीक है, तो फ्रंट रो में कौन बैठता है पता है? तो हम बता देते हैं, फ्रंट रो में पढ़ने वाला बच्चा बैठता है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट रो में चमचा लोग बैठते हैं, जो क्या करते हैं, तो टीचर का मतलब कि चमचागिरी करते हैं। नॉर्मली यही बात होता है। तो फ्रंट लोब का मतलब ये हुआ कि ये पहला चीज कि इसमें 2 टाइप के बच्चे बैठेंगे। पहला वैसे बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे, वैसे बच्चे बैठेंगे जो इंटेलिजेंट होंगे। तो ये क्या हो सकता है? तो फ्रंटल लोब हम लोग का सेंटर होता है। किसका सेंटर? तो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब कि यहां पर सोचने का, थिंकिंग का ये सेंटर होता है फ्रंटल लोब। साथ ही साथ ये क्या काम करता है? ऑल्सो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस के साथ साथ ये वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है। तो लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कंट्रोल। अब देखो यहां पर वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री बहुत सारे बुक्स नहीं मानते, लेकिन इनवॉलेंट्री होता है, वो दोनों साथ में होता है। अब सब वॉलेंट्री नहीं होता, मतलब कि कुछ कुछ इसमें काम करता है, सब में यही काम नहीं करता, याद रखना। पहला चीज याद रखना कि फ्रंटल लोब क्या करता है? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शन में रोल प्ले करता है। दूसरा हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होने वाला है पैराइटल लोब। अभी हम एरियाज के बारे में भी बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, उसको अभी रोकना। कोई पढ़े हुए हो पहले से तो इसका मतलब ये नहीं कि आकर सर एरियाज ने बताया, वैसा कुछ बात नहीं, सब बताएंगे। पैराइटल लोब को हम लोग लिख सकते हैं पीएल, ठीक है। तो एक रील देखे होंगे आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रील है। एक बच्चा था, वो बात कर रहा था अपनी से, तो वही बोला कि खाना खा लो वरना पीटी पीटी कर दूंगा, ठीक है। तो वहां पे आप लोग ये रील अगर देखे होगे तो याद रखना, पीटी पीटी कर दूंगा, तो वहां से याद रखो इसे, पीटी पीटी। बस, खत्म, पैराइटल लोब खत्म, टाटा बाय बाय। पीटी पीटी कैसे? तो पी से हो जाएगा पेन, टी से हो जाएगा टच, पी से हो जाएगा प्रेशर, और टी से हो जाएगा टेम्परेचर। बस इतना काफी है। और ये सबको मिलाकर हम लोग कह सकते हैं ये क्यूटेनियस रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, मतलब फील और टच के रिस्पॉन्स में। पेराइटल के बाद आता है हम लोग का टेम्पोरल लोब, लिख देते हैं पहले, चलो आओ। टेम्पोरल लोब में आप लोग एक चीज देखे होंगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ होता है? कान में होता है ना। तो लिखना कि टेम्पोरल लोब इट इज रेस्पॉन्सिबल इन ऑडिटरी रिस्पॉन्स। मतलब कि यहां पर ऑडिटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। अब देखो कुछ का कंफ्यूजन होगा कि सर ऑडिटरी में तो आपने बताया पीछे कि इंफेरियर कोलिकुलाई करता है, तो वो रिफ्लेक्स में करता है बाबू, मतलब कि बिना कंसियस के हम लोग बिना सोचे समझे जो ऑडिटरी रिफ्लेक्स कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वो कोलिकुलाई करता है। लेकिन ऑडिटरी ये रिस्पॉन्स है, मतलब सुन के उसको समझना, तो वो कौन करता है? तो वो ये करता है, ठीक है, टेम्पोरल लोब। अब उसके बाद का मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम लोग का है एक और, जिसका नाम है क्या? तो उसका नाम है ऑसिपिटल लोब।
ये क्या करता है, ये साइट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, मतलब देखने में ये हेल्प करता है। पहला चीज कि ये देखने में हेल्प करता है। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना कि इसमें एक एरिया होता है जो हम लोग का टेम्पोरल लोब में होता है। टेम्पोरल लोब में हम लोग का एक एरिया होता है जो ये दोनों के बीच में कह सकते हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं ब्रोकाज एरिया, सॉरी उसको कहते हैं वर्निकेज एरिया। वर्निकेज एरिया भी क्या करता है कि ये स्पीच, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को यहां पर रीजनिंग लिख दो, REA होगा, ठीक है ना, तो वहां पे चलो चलेगा। तो ये वर्निकेज एरिया इन सब में काम करता है, ये दोनों के बीच में पाया जाता है। ऐसे बहुत सारी बुक ऑसिपिटल के साथ भी लिखते हैं, बहुत सारा टेम्पोरल के साथ भी लिखते हैं। उसके बाद फ्रंटल लोब में एक एरिया पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्रोकाज एरिया। ये क्या होता है, तो ये एरिया होता है स्पीच का, स्पीच सेंस का, ठीक है, तो याद रखना। अब देखो ये जो चार्ट है, चार्ट आप लोग याद कर लो, उसके बाद हम स्लाइड्स लेकर आते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं। तो देखो ये जो हम लोग पढ़े थे बाबू, इसमें देखो हम लोगों ने पूरा लोब्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा था। अब लोब्स को यहां पर हम लोग डिटेल में देख देख कर बात करेंगे और आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। तो लिखा हुआ फ्रंटल लोब्स क्या है, तो दे आर फ्रंट और एंटीरियर रीजन, ये फ्रंट में होगा, एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड का रीजन में। इसमें इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, जो मैंने पहले बता दिया कि आगे रो में कौन बच्चा बैठता है, जो इंटेलिजेंट होता है। उसके बाद देखना कि ये कंट्रोल करता है बहुत सारे मूवमेंट्स को, वो मूवमेंट वॉलेंट्री भी हो सकता है और इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। इसमें क्या क्या होता है, फेशियल मसल, जैसे मान लो कोई ऐसे किया, कोई लड़का में नहीं होता, लड़की में ज्यादा होता है, कोई किसी को ऐसे देखा, वो भी देखा, तो क्या करे सर, मुंह चिढ़ा देगा, तो ये सब क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। तो वो हो गया, साथ ही साथ चीविंग, चबाने में भी, स्वेलिंग, निगलने में भी, और क्या करता है, टंग का मूवमेंट में भी हेल्प करता है, मूवमेंट, लिप्स का भी मूवमेंट में हेल्प करता है। इसी के पास एक एरिया होता है जिसे हम लोग ब्रोकाज एरिया कहते हैं। वो क्या होता है, तो वो हम लोग का स्पीच यहां से ऑकर होता है। ये याद रखना, अगर ब्रोकाज एरिया में चोट लग जाएगा तो क्या होता है, इंसान सही से बोलने पाएगा। और एक बात, आप लोग देखो, कभी कोई भूत को देख लिया, अब चिल्ला रहा "ए, ए, अब चिल्ला रहा है तो उसका आवाज ही नहीं निकल रहा, तो वो ब्रोकाज एरिया उसका ब्लॉक हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, इसीलिए। दूसरा है पैराइटल लोब। हमने बताया कि पैराइटल लोब कहाँ होता है, मिड अपर एरिया, आपको हम लोकेशन दिखा चुके हैं, बनाए थे ना उसी में। पैराइटल लोब्स में क्या होता है, सेंटर ऑफ टेस्ट, टेस्ट का सेंटर होता है, वहां पे टेस्ट पहचाना जाता है। ये आप लोग नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। सेकंड है क्यूटेनियस सेंसेस, मतलब कि जो भी फील होता है ना, स्किन, क्यूटेनियस का मतलब स्किन, उसका सेंस, जैसे क्या, तो पेन, टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो हो जाता है। सम कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के बारे में भी कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो यहां पर हमने बताया था। अब उसके बाद क्या होता है, टेम्पोरल लोब्स में ये लेटरल स्लाइड्स में होता है, थोड़ा सा इस साइड में, ठीक है ना, यहाँ पे। अब क्या होता है, ये लोब्स में हियरिंग, स्मेल, रिकॉल, ऑडियो विजुअल इवेंट्स, इसमें क्या होता है, सुनता है। टेम्पोरल्स को टिम्पैनिक से याद रखो, इसमें हियरिंग मतलब सुनने से रिलेटेड, स्मेल थोड़ा बहुत आता है, ये बहुत कम आता है, इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस सुनना याद रखो। रिकॉल, ऑडियो विजुअल इवेंट्स याद रखो कि जो ऑडियो हो रहा है उसको सुन के हम लोग समझेंगे, और साथ ही साथ कुछ स्पीच का भी कंपोनेंट यहां पर प्रेजेंट होता है। स्पीच सब में होता है, थोड़ा बहुत एग्जाम में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन जो होता है वो मैंने बता दिया। ऑसिपिटल लोब में क्या होगा बाबू, तो ये आप लोग का हिंडर पार्ट है, पीछे का पार्ट है। उसके बाद इस लोब में सेंटर ऑफ परसेप्शन ऑफ साइट, देखने का सेंटर होता है ये ऑसिपिटल लोब। इसी के अंदर हम लोग का एक एरिया प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टेम्पोरल, पेराइटल एंड ऑसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल के बीच में एक एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्निकेज एरिया। वो लैंग्वेज का कंप्रीहेंशन और स्पीच, मेमोरी, रीजनिंग पे हेल्प करता है। इतना आप लोग को याद रखना है, एक बार चेक कर लो। उसके बाद देखो ये हम लोग का क्या है, रिवीजन स्लाइड है, जो हम पढ़ा दिए वो आप लोग का स्लाइड्स है, बस इसको याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस। अमाइगडेला में हम चार चीज बताए थे। पहला हम बताए थे कि इसमें एंगर होगा, एंगर होगा तो उठाएगा ढेला, फिर होगा इमोशनल तो वो आ जाएगा इमोशनल, बस इतना याद रखो काफी है। तो चलो अमाइगडेला पे आते हैं और इसे शुरू करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, वही चीजें जो बता चुके। ये इनसाइड द टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब के अंदर टाइप में धसा हुआ होता है। और लिम्बिक सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि टेम्पोरल लोब के अंदर होता है ना बाबू, तो पूरा चारों साइड से घेरता है एरिया को। उसके बाद क्लोज टू हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस से सटा हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, फियर, डर और एंगर को भी कंट्रोल करता है। इमोशंस में ही फियर आप लोग याद कर सकते हो, डर और
इमोशंस और एंगर, 3। तो आप लोग इमोशन एंगर भी काफी है, याद रख लो। हेल्प्स इन फॉर्मिंग इमोशनल मेमोरीज, इमोशनल मेमोरीज डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो कि कोई जो डायरी वगैरह लिखता है ना, तो उस वक्त जो उसका सोच रहता है वो एकदम क्लास में पढ़ने में 12:30 है, लेकिन अगर अपनी कहानी लिखने पे आ जाए तो बड़ा बड़ा शायर फेल है। जॉन एलिया हो या फिर मिजाज लखनवी हो, सब फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही होता है। तो वो काम कौन करता है बाबू? तो ये मेमोरी में हेल्प करता है, इमोशनल मेमोरीज में। कौन है? अमाइगडेला। थर्ड है यहाँ पे ट्रिगर्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल डेंजरस सिचुएशन। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि सर कितना बार बताइएगा फाइट फ्लैट। आप बताए सिंपैथेटिक में भी फाइट फ्लैट में रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। आप बताएं यहाँ पे अमाइगडेला में भी। और आप क्या बताएं? आप बताएं और एड्रीनलिन में भी। तो अब सुन लो मेरी बात कि एड्रीनलिन उस टाइम जब फाइट शुरू हो जाता है तब स्टार्ट होके वो काम तमाम कर देता है। और ये गुस्सा को बढ़ाने के लिए। गुस्सा कब आता है? जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू होता है। अगर कोई तुमको आके गाली दे दिया, हमको तुम गाली देगा, तो ये जो हुआ ना कि ये गुस्सा आना शुरू हुआ, तो इसी को ट्रिगर करता है। ये डायरेक्ट नहीं करता, ये ट्रिगर करता है, ये गुस्सा को लाता है, लाने के बाद जो कंट्रोल करता है वो एड्रेनलिन मार धाड़ काट के खत्म कर देता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद क्या है? प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल एक्सप्रेशंस। इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ लोकेशन कहां है इसका? डीप इनसाइड द टेम्पोरल लोब। ये जो है हम लोग का हिप्पोकैम्पस, इसके बारे में बस एक याद रखना कि ये टेम्पोरल लोब के अंदर ही होता है। और किसके बगल में? अमाइगडेला के बगल में होता है। फंक्शन क्या है? तो ये लर्निंग और मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो आदमी कभी कभी याद रखता है उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये समझो कि आप घर से रोड पे जाते हो तो आपको रास्ता कैसे याद है? तो वही लॉन्ग टर्म में। पता है कभी कभी आप ना ऐसे फोन है, फोन लेके भी है ना, ऐसे चलते 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 चलाते जाओगे ना, तो ऐसे ऐसे जो चलते जाओगे ना ऐसे, तो क्या होगा पता है? फोन चलाते 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 आप निकल जाओगे और घर से कब आप कहाँ पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं। और आपको पता है ना कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप वहीं जाओगे जहां पे आपको जाना है। आपका लोकेशन वही है, आपको रोड पे जाना है ना, निकलोगे अचानक से कोई रास्ता से चलेगा, आपको ये भी याद नहीं कि आप कौन रास्ता से गए। तो वो हिप्पोकैम्पस करता है। साथ ही साथ क्या करता है? तो ये स्टोरिंग न्यू मेमोरीज को भी स्टोर करता है। इन्वॉल्व इन स्पाइटियल मेमोरी एंड नेविगेशन, रिमेंबरिंग प्लेसेस एंड डायरेक्शंस। डायरेक्शन और प्लेस को यही रोल प्ले करता है रखने में। उसके बाद है डायनसेफेलॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायनसेफेलॉन में हम लोग का 3 स्ट्रक्चर होता है। पहला होता है एपिथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। अगर हम तीनों का बात करें बाबू, तो एपिथैलेमस के अंदर याद रखना कि एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? तो उसका नाम है मिलेनोसाइट। मिलानोसाइट क्या करता है बाबू? तो मिलानोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता है किस चीज में? तो वो जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिर्केडियन रिदम में। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना ही रखना है, इससे कम तो याद रखना ही नहीं है। पीनियल ग्लैंड का काम पूरा हो गया। सिर्केडियन रिदम का मतलब याद रख लो कि ये स्लीपिंग साइकिल में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्लीपिंग साइकिल, और आप 24 घंटा क्या कर रहे हैं, पूरा साइकिल को सिर्केडियन रिदम कहते हैं। थैलेमस क्या करता है? तो ये जंक्शन, किसका जंक्शन है? रिले सिस्टम का। रिले सिस्टम का ये जंक्शन है, यहां पर ही सब इंफॉर्मेशन आया। ये है थैलेमस। अब यहां से आया बेचारा कहाँ का इंफॉर्मेशन? तो ये आया आपका सेरिबेलम का, तो ये भेज दिया सेरिबेलम के पास। ये आया आपका सेरिब्रम का, तो ये भेज दिया सेरिब्रम के पास। ये आया अमाइगडेला का, तो भेज दिया अमाइगडेला के पास। कौन इंफॉर्मेशन कहां जाएगा उसको सेंस करता है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस में हम आपको बताए थे, हाइपो का मतलब याद रखो बाबू, यहां पर उतना नहीं लिखते हैं। हाइपो का मतलब हीट, एच से हाइपो, एच का याद रखो हीट। और ये जो एस है, एस का मतलब लिखो स्लीप। इतना आप लोग याद रख लो, काफी है। हीट में आता है हम लोग का एच से, हीट का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बाद ईट होता है, ईट का मतलब हो जाएगा हंगर। भूख लगेगी खाना दो, भूख लगेगी खाना दो, ठीक है। और खाना के साथ साथ पानी दो। बस 4 काम है, खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो, इपिथैलेमस
थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में बात करने वाले हैं। इपीथैलेमस क्या है? तो इपी मतलब हमने बताया ऊपर, तो ये अपर मोस्ट पार्ट है। पहली बात, इट कंटेन्स पिनियल ग्लैंड, इसमें पिनियल ग्लैंड होता है, विच सीक्रेट्स मेलाटोनिन, जो मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। और ये क्या करता है? स्लीपिंग साइकिल को रेगुलेट करता है, जिसको हम लोग सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये क्या करता है? तो ये स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है जो इपीथैलेमस में होता है। तो इतना आप लोग को काफी है याद करने के लिए, ठीक है? तो याद रखना इतना। अब देखना, इसके बाद जो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है वो क्या है? थैलेमस पे। तो थैलेमस क्या है? मेजर रिले स्टेशन है ब्रेन का। इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट ऑलमोस्ट सिग्नल्स, जो भी सेंसरी इंपल्सेस हैं उसको क्या करता है? वो रिसीव और ट्रांसपोर्ट करता है। कोई भी सिग्नल है उसको रिसीव करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा सेंसरी इंपल्सेस को। सेंसरी मतलब कि जो इंपल्सेस ब्रेन की तरफ आ रहा है उसी को पकड़ेगा और भेजेगा आगे। ये इसका है, वो उसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये सिग्नल्स को भेजेगा अपने से डिसाइड करके। कहां तक? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। मेंटेन्स क्या करता है? कंसियसनेस, मतलब कि जो इंसान का कंसियस होता है ना, दिमाग, उसको मेंटेन करता है। हालांकि यही रिले सिस्टम के ही वजह से कंसियस डेवलप होता है। जैसे मैं एक बात बता दूं, आप लोग सुनना, आप लोग जब दिमाग काम नहीं करता है ना, टेंशन में रहते हो, तो आप करने का कुछ और कर देते हो कुछ और, तो उस वक्त आपका थैलेमस सही से काम नहीं कर रहा होता है। अलर्टनेस और अटेंशन को भी ये प्रमोट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल सेंटर है। बॉडी का पूरा जो इक्विलिब्रियम है, पूरा जो सिस्टम है, उसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। इट रेगुलेट्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स फंक्शंस एंड कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड। पता है हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, या इसे ही हम लोग कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं सुपर मास्टर? क्योंकि ये जो है, इसको हम यहां पर आपको बना के दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लेना। ये है हम लोग का हाइपोथैलेमस का पार्ट, ठीक है ना? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों क्या है? क्योंकि हाइपोथैलेमस दादा है। किसका दादा है पता है? हाइपोथैलेमस तुम्हारा दादा है और तुम्हारा बाप है पिट्यूटरी। मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लेना। और क्या होता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को कि कौन सा हार्मोन कब निकालना है, कौन सा हार्मोन नहीं निकालना है, किसको रोकना है, किसको भेजना है, सारा को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वर्क करता है पिट्यूटरी पर, और पिट्यूटरी पूरा बॉडी का हार्मोनल सिग्नल्स में से जो सीक्रीशन करता है पिट्यूटरी। तो टोटल आपका 9 हार्मोन, 9 से 10 हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी से होता है। तो ये आप लोग याद रखना। हाइपोथैलेमस को इसलिए हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी के फादर हैं, और पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर कहते हैं। क्यों मास्टर कहते हैं? क्योंकि इससे 10-10 हार्मोन निकलता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ये रेगुलेट करता है क्या? टेम्परेचर और हंगर एंड थ्रस्ट। साथ ही साथ ये वाटर बैलेंस को भी हेल्प करता है। वाटर बैलेंस को कैसे हेल्प करेगा वो हम बताते हैं। तो देखना कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग कहते हैं एडीएच। एडीएच एक हार्मोन है, उसका फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? ये यूरिन का कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा बाबू तो यूरिन गाढ़ा होगा, जब यूरिन गाढ़ा होगा तो वाटर लॉस कम होगा। तो इसीलिए ये क्या करता है? वाटर बैलेंस को बनाए रखता है, पहला। दूसरा, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड में जमा होता है और निकलता है इसी के परमिशन से। ये बना के दिया पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या किया कि इसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद क्या किया? जैसे ही ऑर्डर करेगा छोड़ दो, तो पिट्यूटरी छोड़ देगा। अब क्या होगा ना कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इसका 3 नाम होता है बाबू, याद रखना। पहला इसका नाम है लविंग हार्मोन। ये क्या करता है कि सेक्सुअल फीलिंग्स या फिर इमोशनल फीलिंग्स को डेवलप करता है। दूसरा इसका नाम है बर्थ गिविंग हार्मोन। जब फीमेल बच्चा को बर्थ देती है तो उस टाइम भी ये हार्मोन क्या करता है? यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है ऊपर से ऐसे ढकेलता है, नीचे से ऐसे दबाता है ताकि बच्चा आसानी से निकल सके। तीसरा जो है इसका नाम है मिल्क रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के सिक्रीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखना यहां पर ये स्लीप वेक साइकिल भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल ऑटोनॉमिक सिस्टम भी, रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पर इसका पूरा कंट्रोल होता है। ये इमोशंस और सेक्सुअल बिहेवियर, ये जो आ गया ना सेक्सुअल बिहेवियर, ये आया किसके वजह से? क्योंकि ये एक हार्मोन बनाता है ऑक्सीटोसिन, इसी के वजह से आया। और ये जो आया ना वाटर बैलेंस, ये किसके वजह से आया? ये एडीएच के वजह से आया। बाकी ये जो दो है ना बाबू, ये इसका हार्मोनल काम है। अगर हम पूछे कि इसका आप नर्वस काम बताओ, तो नर्वस काम सिर्फ और सिर्फ 4 है जो मैंने बताया आपका। एक हंगर है, एक थ्रस्ट है, एक स्लीपिंग साइकिल है, और एक टेम्परेचर। बस इतना है इसका न्यूरल काम। अगर हम लोग हार्मोनल काम बोलेंगे तो ये 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ये हार्मोन की वजह से।
हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हिंड ब्रेन का। ये लास्ट टॉपिक हम लोग का होने वाला है, जो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंड ब्रेन में हमने बताया था पॉन्स के बारे में, पॉन्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले दिल धड़केगा, तो देखो पॉन्स आए, सबसे पहले क्या करेगा, ये दिल धड़काया, बहुत मजा आया बेचारा को। पहला बेचारा क्या करेगा, देखा तो दिल धड़का, जैसे ही दिल धड़केगा तो उसको क्या हो जाएगा, फीलिंग्स आने लगेगी। फीलिंग्स जैसी आया तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, जिसकी वजह से घर जाके आराम से सो जाएगा, सो के याद करेगा उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। बस 4 काम है। ये एक ब्रिज का काम करता है, किसका, तो ब्रेन स्टेम को जोड़ता है। ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं, तो हिंड ब्रेन का जो अमाइगडेला, सॉरी हिंड ब्रेन का जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, ये स्पाइनल कॉर्ड से जो कनेक्ट होता है, वही पूरा स्ट्रक्चर को ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो उससे क्या करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को। ये रिले सिग्नल्स का भी काम करता है, किसके किसके बीच में, तो ये सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला, ये तीनों को क्या करता है, जोड़ता है। तीनों को जोड़ने वाला कौन है, पॉन्स है, याद रख लेना। कैसे है बाबू, तो चलो सिर्फ बात पे बात नहीं होती है, आप लोग को डायग्राम भी दिखा देते हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो ये देखो, ये है पॉन्स, ठीक है। पॉन्स जोड़ रहा है किसको, तो ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को भी जोड़ रहा, ये सेरिबेलम को भी जोड़ रहा, और पीछे से ये जो स्ट्रक्चर ये सेरिब्रम को भी जोड़ रहा। तो याद रखना आप लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। तो दूसरा है हम लोग का सेरिबेलम। सेरिबेलम कहीं पे भी आए तो बेलम का याद रखना कि ये होता है आपका ब्रेन का टोटल जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि 12.5% लगभग। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है कि ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन सेंटर है किसका, ब्रेन का। सबसे पहला सेरिबेलम का एक चीज याद रखना कि ये पोस्चर मेंटेन करता है। मतलब जो इंसान हम ऐसे खड़े हैं ना सीधा, सेरिबेलम की वजह से, वरना अगर नहीं रहता ना सेरिबेलम तो हम पट्ट से ऐसे गिर जाते, ठीक है। तो याद रखना इसे। इट कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट्स एंड मेंटेन्स वाटर बैलेंस, सॉरी मेंटेन्स बैलेंस, बैलेंस मतलब कि जो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, उसको मेंटेन करता है। साथ ही साथ पोस्चर को मेंटेन करता है, मसल्स का ट्यून को मेंटेन करता है, कि मसल्स ही ना पोस्चर के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए ये स्मूथ, प्रिसाइज और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को भी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये मोटर लर्निंग, यानी लर्निंग राइड अ बाइसाइकिल, वैसा चीज जिसको हम लोग को सीखने के लिए बॉडी के बैलेंस की जरूरत हो, तो उसको क्या करता है, उसको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। जैसे साइकिल चलाने में उसमें बैलेंस का जरूरत है, या फिर रस्सी पे चलने में, तो वो सब सेरिबेलम करवाता है। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, धनिया पीछे मत मारना, छोटा दिमाग होता है, तो छोटा दिमाग यही होता है, ठीक है, देख लेना। इसी के अंदर एर्बोर बिटी होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा की बात करें तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है। ये कंट्रोल करता है किसका, तो ज्यादातर इन्वॉल्ट्री फंक्शन को, बहुत सारा को ये कंट्रोल कर लेता है। फंक्शन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, वैसा फंक्शन जो जरूरी होता है, वैसा इन्वॉल्ट्री फंक्शन जो जरूरी होता है उसको मेड्यूला करता है। मेड्यूला के बारे में हम बताएं बाबू कि ये क्या है, ये मेडिकल इमरजेंसी। अब मेडिकल इमरजेंसी में हम लोग के साथ क्या क्या होता है पता है, मेडिकल इमरजेंसी में सबसे पहले अगर कोई पेशेंट जाकर कहीं भी एडमिट होगा तो डॉक्टर उसका हार्ट बीट चेक करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हार्ट बीट दिखाएंगे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से। दूसरा क्या करेगा, उसका ब्रीथिंग चेक करेगा, ये हम लोग दिखाएंगे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से। तीसरा करेगा ब्लड प्रेशर, ये भी मेड्यूला ऑब्लोंगाटा देख लेगा। अब क्या होगा, अब जो खाना वगैरह खाते हैं ना, जो पेशेंट को खिलाया जाता है, तो स्वेलोइंग में भी हेल्प करेगा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब खाना खाने के बाद अगर पेशेंट बीमार हो गया तो उसको क्या होगा, पीछे से ठोकेंगे, वो वोमिटिंग करेगा, तो वो भी दिखाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। साथ ही साथ कफिंग, खांसेगा भी वो, छींक भी सकता है, और क्या करेगा, हिक्स, मतलब के हिचकी आएगी उसको। तो ये सभी क्या है, मेडिकल कंडीशन को जो भी कंट्रोल करे वो करेगा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। आपका ब्रेन का पोर्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, और ये वीडियो लगभग आप लोगों की कितनी देर की होगी, लगभग 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट का हुआ है। तो याद रखना कि ब्रेन का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या होता है, तो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्रेन के पास। कैसे होता है तो हम बताते हैं, रुको। देखो ये जो फ्लूइड है ये क्लियर फ्लूइड है और एल्कलाइन फ्लूइड है। एल्कलाइन का मतलब आपको पता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर और एल्कलाइन फ्लूइड है। आपको पता है कि ब्रेन के ऊपर 3 होता है मेनिंजीज, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर। तो एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और कोलैप्स होने से बचाता है, तीनों लेयर को एक दूसरे से कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये याद रखना, ये है CSF।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड दैट सराउंडिंग्स एंड फिल द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी फिल करता है, क्योंकि मेनिंजीज स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। देम फॉर इंजरी एंड हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। इसका जो काम है वो लोकेशन कहाँ है, तो ये प्रेजेंट होता है एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में। तो ये लिखा वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, वही चीज है। सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल पे होता है। सब एरिकनॉइड स्पेस, जिसका मतलब वो एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। आपका ब्रेन का पूरा पोर्शन यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो बताएं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है आप लोगों का वो ये होने वाला है, ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा। ये आप लोग का 1 पेज में पूरा ब्रेन का पार्ट का सारा फंक्शन डिस्कस किया गया है, तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। ये है ब्रेन का जैसा तैसा डायग्राम, आप लोग देख लो, इसी टाइप का बना देना। इसमें 3 लेयर एक्स्ट्रा ऐड कर देना ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। पहला लेयर को ऐसे ऐड करना, इसको बोलना पाया मैटर। दूसरा लेयर इससे ऊपर अटैच करना, इसको बोलना ड्यूरा मैटर, सॉरी एरिकनॉइड मैटर। उसके बाद एक और लेयर ऐड करना, उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूरा मैटर। और ये जो एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच है, यहाँ पे CSF पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो चलिए हम लोग का डायग्राम पूरी खत्म हुआ, ह्यूमन ब्रेन पूरी खत्म हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैप्टर को रिवीजन करें, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होगा। मतलब 3 लेक्चर तक, यहाँ तक आपका नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हुआ। एक लेक्चर में हार्मोनल कंट्रोल होगा, एंड आखिरी का एक लेक्चर में आप लोग का प्लांट्स का हो जाएगा। मतलब 5 लेक्चर में चैप्टर फिनिश। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।